हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम अ टाइगर इन द ज़ू। बच्चों, ये पोएम लिखी है पोएट लेस्ली नॉरिस ने। और इस पोएम में जो पोएट है उसने एक केज टाइगर की हेल्पलेसनेस और उसकी एगनी को शो किया है, यानी कि उसकी मजबूरी और उसके गुस्से को, उसकी निराशा को शो किया है। और इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम को भी दर्शाया गया है, यानी कि आज़ादी, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई इंसान हो, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को भी इस पोएम में दर्शाया गया है। और द पोएट ऑल्सो डिपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर, यानी कि एक पिंजरे में बंद बाघ की मेंटल कंडीशन को यहाँ पर पोएट दर्शाता है। वह इस पोएम से मैं यह बताना चाहता है कि पिंजरे में रहकर या फिर कैद में रहकर कोई भी, चाहे वह इंसान है या चाहे वह कोई जानवर है, वह खुश नहीं रह सकता। तो दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि ये जो पोएम है ये कंट्रास्ट करती है, विरोधाभास दर्शाती है अ टाइगर इन द जू, यानी कि एक जू के टाइगर से, ऐसे टाइगर से जिसको कि चिड़ियाघर में बंद किया गया है, उसकी कंपैरिजन किससे करती है? टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उसके प्राकृतिक निवास। अब प्राकृतिक निवास जो है बाघ का, हमें पता है कि क्या होता है, जंगल होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंपैरिजन या कंट्रास्ट दर्शाया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू, यानी ये जो कविता है जब शुरू होती है तो कहाँ से शुरू होती है? जू से, यानी कि चिड़ियाघर में एक कैद बाघ को दर्शाया गया है। और बाद में फिर कवि हमें लेकर चलता है जंगल में, और फिर उसके बाद में फिर से जू में वापस आ जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन से स्टैंजा चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सी स्टैंजा जो है वो जंगल वाले बाघ के बारे में कहे गए हैं। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन इस पोएम की। फर्स्ट पैराग्राफ जो है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी कि स्टॉक्स का मतलब होता है बच्चों टू वॉक स्लोली एंड क्वाइटली, यानी कि बड़े ही धीमे से और बड़ी शांति से चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब होता है बच्चों धारियाँ। विविड का मतलब स्पष्ट, क्लियर या फिर ब्राइट, यानी कि बहुत ही ब्राइट क्लियर जो धारियाँ होती हैं बाघ के शरीर पर, जैसे कि ज़ीब्रा के शरीर पर भी ब्लैक एंड वाइट धारियाँ होती हैं, वैसे ही बाघ के शरीर पर भी हम देखते हैं कि उसके पीले शरीर पर, ब्राउन शरीर पर ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं। तो वह चलता है, ही स्टॉक्स, यहाँ पर ही किसको कहा गया है? टाइगर को। तो टाइगर चलता है अपनी विविड स्ट्राइप्स दर्शाते हुए, यानी कि अपनी स्पष्ट धारियों को दर्शाते हुए वह चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब कहाँ चलता है वह? अपने केज के अंदर। केज का मतलब, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि बाघ को पिंजरे में बंद किया गया है। द फ्यू स्टेप्स, अब फ्यू स्टेप्स क्यों कहा गया है? क्योंकि कुछ ही कदम चल पाता है वो, क्योंकि पिंजरा ज़्यादा बड़ा नहीं है उसके लिए। वो जो जानवर है, जो बाघ है, उसके लिए पिंजरा इतना बड़ा नहीं है कि वह काफ़ी चल सके, तो कुछ ही कदम अपने पिंजरे में वह चलता है, बड़ी शांति से चलता है, खामोशी से। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और बच्चों पैड्स का मतलब उसके जो तले होते हैं पैर के, वेलवेट क्वाइट कहा गया है उनको, यानी कि वेलवेट से, मखमल के गद्दों से उसका कंपैरिजन किया गया है, यानी उसके तले ऐसे हैं जो जैसे मखमल हो। तो जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं आती, क्योंकि नीचे जो है वो गद्देदार मखमली उसके पैड्स हैं, उसके पंजे हैं। इन इस क्वाइट रेज, अब यहाँ पर कवि एक तरह का कंट्रास्ट कर रहा है। क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है बच्चों शांत, और रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वायलेंट गुस्सा, वायलेंट एंगर, जैसे अनकंट्रोल्ड जब गुस्सा हो किसी को। तो कवि एक तरह का यहाँ पर व्यंग्य कर रहा है कि इन इस क्वाइट रेज, शांत ज़रूर है लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है। तो आगे नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं हम। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लर्किंग का मतलब होता है बच्चों हाइड, यानी कि छुपना। तो वह ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये अब जंगल में आ जाता है। तो कवि कहता है कि अगर वह बाघ पिंजरे में बंद नहीं होता तो वह जंगल में फ्री होता और वह ये सब गतिविधियां कर रहा होता। वो क्या कर रहा होता? उसे ऐसा होना चाहिए, ही शुड बी का मतलब उसे ऐसा करना चाहिए, जो कि वह नहीं कर रहा है क्योंकि इसको पिंजरे में बंद किया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लर्किंग माने हाइड, छिपना, उसे कहीं शेडो में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के बीच में से चलना चाहिए। स्लाइडिंग का मतलब होता है वैसे फिसलना, या मूव स्लोली इन बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, उसको बोलते हैं स्लाइड करना। लेकिन यहाँ पर स्लाइड का मतलब धीरे धीरे चलने से ही है। उसे जंगल में छिपना चाहिए, लॉन्ग ग्रास के बीच में, यानी लंबी लंबी घास के बीच में। नियर द वाटर होल, और कहाँ पर छिपना चाहिए? नियर द वाटर होल, यानी जंगल में जहाँ
पानी का गड्ढा होता है या तालाब होता है जहाँ पर बहुत सारे जानवर पानी पीने आते हैं और ऐसे ही जगह पर छिपकर शेर या बाघ जो है वो शिकार करते हैं, तो उसे ऐसी जगह छिपना चाहिए वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प का मतलब मोटा ताज़ा, गोल मटोल, जहाँ से कोई गोल मटोल हिरन गुजर रहा हो ताकि वह उसका शिकार कर सके। तो बच्चों जैसे हमने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो चिड़ियाघर में था और सेकेंड पैराग्राफ में हम आ गए, कवि हमें जंगल में ले आता है। आगे थर्ड पैराग्राफ, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है बच्चों दहाड़ना। ये एक ओनोमेटोपिया है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें ये ऐसे वर्ड को यूज़ किया जाता है जिससे कि साउंड कोई नज़र आती हो। जैसे हम कहेंगे मियाऊं तो वो बिल्ली के साउंड है, उसी तरह से ये स्नार्लिंग जो है दहाड़ना बोलते हैं इसको। तो कवि कहता है, अब ये दूसरा जो पैराग्राफ है बच्चों वो भी जंगल में ही है। कवि कहता है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, यानी कि अगर वह बाघ जंगल में होता, उसे होना जंगल में ही चाहिए, अगर वह बाघ जंगल में होता तो वह दहाड़ रहा होता उन घरों के नज़दीक जो घर जंगल के एज पर हैं, जंगल के किनारे जो घर बसे हैं लोगों के, वो जंगल के किनारे आकर उन लोगों को डराएगा दहाड़ कर। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, अब वह अपने दांत और अपने पंजे दिखाकर, फैंक्स का मतलब अपने दांत और क्लॉज माने पंजे। बैरिंग का मतलब होता है शोइंग या फिर लेइंग बेयर, यानी कि बिल्कुल खुले में छोड़ देना, दिखाना। तो वह अपने सफ़ेद दांत दिखा रहा है और अपने पंजे दिखा रहा है। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव में रहने वाले सभी लोगों को अपने पंजे और अपने दांत दिखाकर वह डरा रहा है। तो कवि के अनुसार उसे जंगल में रहकर ये सब करना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में उसे क्या करना चाहिए, उसे लंबी लंबी घास के पीछे छिपकर एक गोल मटोल हिरन का शिकार करना चाहिए या फिर छिपना चाहिए ताकि वह गोल मटोल हिरन का शिकार कर सके। और तीसरे पैराग्राफ में वह कहता है कि जंगल के किनारे वह लोगों को डराएगा यानी दहाड़ेगा, अगर वह जंगल में होगा तो वह ऐसा करेगा। अगले पैराग्राफ देखो, बट से शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि, लेकिन ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब बच्चों बहुत ही इसके दो मीनिंग्स हैं, रियल, एक्चुअल, या फिर कंक्रीट का मतलब बजरी का बना हुआ। लेकिन वह एक बजरी के बने हुए सेल का मतलब पिंजरे में लॉक्ड है, वह बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सलाखों के पीछे है। बार्स का मतलब होता है बच्चों सलाखें और बिहाइंड का मतलब पीछे, तो उसकी शक्ति मतलब सलाखों के पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब फिर से वही हो गया कि टू वॉक स्लोली इन अ नॉइजलेस मैनर, बिना कोई शोर करे धीरे से चलना। अब वह अपने केज की दूरी पर चल रहा है, मतलब उसकी लेंथ को नापते हुए चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी इग्नोरिंग का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, उपेक्षा करना। विजिटर्स का मतलब जो लोग चिड़ियाघर में बाघ को देखने आए हैं, पिंजरे में बंधे बाघ को देखने आए हैं, वह उन लोगों को नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है, यानी कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जो इंसानों की दुनिया है इसमें। वह अपनी दुनिया में जंगल में जाना चाहता है लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा मजबूर है, इंसान ने उसे कैद करके रख लिया है। तो इस तरह से जो पोएट वो डिपिक्ट करता है उसकी मेंटल कंडीशन को, कि अगर जो केज टाइगर है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, कि जिस शेर को, जिस बाघ को जंगल में दहाड़ना चाहिए, शिकार करना चाहिए, वह बाघ अब मजबूर होकर, हेल्पलेस होकर अपने पिंजरे में बंद है। आगे बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात को आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और किसकी आवाज़ होती है वो, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग का मतलब होता है बच्चों गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ, जैसे पुलिस की गाड़ियाँ रात को गश्त लगाती है तो वह उसकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और वह अपनी चमकीली, ब्रिलियंट का मतलब होता है बच्चों चमकीली, अपनी चमकीली आंखों से देखता है। स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को लगातार देखना या घूरना भी हम कह सकते हैं। वह रात को घूरता है अपनी चमकीली आंखों से। किसे घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि चमकते हुए तारों को अपनी चमकती हुई आंखों से वह देखता है। रात में वह पुलिस की गश्ती गाड़ियों की आवाज़ सुनता है और चमकते हुए तारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई है। अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। इसकी राइम स्कीम क्या है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्राइप्स, और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है केज, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है क्वाइट, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेज। तो हम लास्ट वर्ड देख के ही हर पैराग्राफ की, हर लाइन की लास्ट वर्ड देखेंगे तो हमें इसकी राइम स्कीम पता चलेगा। तो स्ट्राइप्स जो है वो किससे मेल खा रही है, मुझे नहीं लगता कि केज से मेल खा रही है, तो इसको स्ट्राइप्स को हम नाम ए दे लेंगे, केज को हम नाम बी दे लेंगे। उसके बाद में
क्वाइट जो है वो सी हो जाएगा। लेकिन केज और रेज ये जो दो वर्ड है ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो बच्चों हम इसकी राइम स्कीम होगी ABCB, यानी बी और बी, ये जो दूसरी और चौथी लाइन है ये आपस में राइम कर रहे हैं, हम इसको बी नाम दे देंगे, इसलिए राइम स्कीम होगी ABCB। आगे नेक्स्ट भी ऐसे ही है बच्चों, शेडो ग्रास होल पास। अब ग्रास और पास एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनको हम बी नाम दे लेंगे, और बाकी शुरू वाले को A, शेडो को, ग्रास को B, होल को हम C नाम देंगे और पास को हम फिर से B नाम देंगे। तो पूरी जो राइम स्कीम है ये इसी तरह चलेगी इस पोएम में। हर एक पोएम में राइम स्कीम, पूरी पोएम में एक जैसी राइम स्कीम फॉलो होती है। तो लास्ट में भी अगर हम देखें तो नाइट, कार्स, आइज, स्टार्स, तो ये जो कार्स और स्टार्स है ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो ABCB ये इसकी ऑल थ्रू द पोएम जो है वो इसकी राइम स्कीम होगी पोएम की। बच्चों इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी हैं। सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज़ किया है पोएट ने, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण, क्योंकि शुरू में ही बाघ को ही कहा गया है, यानी वह जो हम आदमी के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानवीकरण का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अलंकार जो है वो मानवीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पोएट ने बाघ को ही कह के बुलाया है। बाकी और भी बहुत सारे इसमें मेटाफर जैसे है, क्योंकि पॉज जो है उसके थर्ड लाइन में जो पॉज हैं यानी पंजे जो है उनको वेलवेट कहा गया, मखमल कहा गया है। और इमेजरी इसमें काफ़ी है बच्चों पोएम में, कि वॉकिंग इन केज, इमेजरी का मतलब हमारे सामने एक तस्वीर उकेर दी है पोएट ने। वॉकिंग इन केज यानी कि वो पिंजरे के अंदर चल रहा है, तो हमारे सामने एक बाघ के पिंजरे में चलने की तस्वीर अपने हमारे आंखों के सामने आ जाती है। इसी तरह से ऑक्सीमोरोन भी है इसमें, क्वाइट रेज में जो चौथी लाइन है, क्वाइट रेज, यहाँ पर एक तरह से कंट्रास्ट यूज़ किए गए हैं दोनों वर्ड। क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब होता है वायलेंट, एंगर, यानी कि इसके बिल्कुल विपरीत है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन का यूज़ है। बाकी बच्चों और भी बहुत सारे इसमें इंजैबमेंट भी है, कॉन्सोनेंस भी है, एजोनेंस भी है, यानी कि वोवल आई का भी यहाँ पर बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। इन हीज विविड स्टाइल्स, पहली लाइन में ही आई जो वोवल है उसका बहुत बार इस्तेमाल किया गया, इसकी साउंड का इस्तेमाल किया गया है। और इंजैबमेंट भी है बच्चों इसमें, अलंकार जो है फिगर ऑफ स्पीच, इंजैबमेंट भी है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू होते हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, कई बार होते हैं इस पोएम में। ऑल थ्रू द पोएम इंजैबमेंट काफ़ी यूज़ किया गया है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई है, इसका थीम समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर, इसके कॉम्प्रिहेंशंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।